नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई से प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। तो लगातार 1 घंटे हम तमाम हमारे फोन लाइन नंबर आप खुले हुए हैं, उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवालों को, और सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अगले 1 घंटे हमारा फोकस आपके सवालों पर होगा। अपने सवाल भेजना शुरू कीजिए और कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज है एक्सपायरी का दिन। नवंबर सीरीज की एक्सपायरी आज हो रही है और एक्सपायरी का पूरा एक्शन आज दिख भी रहा है। बाजार में उतार चढ़ाव भरा मार्केट है आज। बीच में अच्छी तेजी आई थी, हरे निशान में कारोबार कर रहे थे हम। 20,136 का हाई छूने के बाद अब बाजार में कमजोरी बढ़ी है और ऊपरी स्तरों से करीब करीब 80 अंक फिसलकर अब 20,055 के पास कारोबार हो रहा है। करीब 50 अंकों की कमजोरी है इस वक्त निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से करीब 350 अंकों की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। 44,300 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। तो उतार चढ़ाव बना हुआ है। फिलहाल बैंक निफ्टी की अगर देखें तो दिन के निचले स्तर पर काम कर रहा है और जो आज दबाव भी दिख रहा है वो भी बैंकिंग स्टॉक से ही नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो इस पर ज्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। और इंडेक्स पर अगर नजर डालेंगे तो आज बैंकिंग स्टॉक्स दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। पावर और रियल्टी शेयरों में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर, फार्मा जैसे डिफेंसिव स्टॉक्स बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं और चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आज तेजी हम देख रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर पर नजर डालें तो आज फोकस में है ऑटो स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प 2% ऊपर है। उसके बाद एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक, टाटा कंज्यूमर और डीवीज लैब भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और कमजोर साइड पे टाटा मोटर्स में आज गिरावट है। अदानी एंटरप्राइजेस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। तो जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो आज क्लियरली आज मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल रहे हैं। अब देखना होगा मिड कैप में हम तो अब अच्छा एक्शन देख रहे हैं। अब आगे दिन के दौरान देखना होगा कि किस तरह का ट्रेड आज बाजार में देखने को मिलता है एक्सपायरी के दिन। लेकिन आज किन लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं खास मेहमान। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गुरशकर और मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। रवि, सबसे पहले आपसे राय लेंगे। आज एक्सपायरी का भी दिन है तो कौन लेवल्स आज आप देख रहे हैं एक्सपायरी के लिए, यहाँ से चाल कैसी रहेगी, और अगली सीरीज के बारे में भी बताइए। फिर क्या करना चाहिए, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर होगी? कि रवि जी आपसे वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर है। आपसे संपर्क हम वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब अविनाश जी से फिर समझ लेते हैं। अविनाश जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है इस वक्त बाजार पर? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मुझे लग रहा है कि बाजार में ये प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है ये तो आना ही था, क्योंकि कल जिस हिसाब से बाजार भागा था, क्योंकि इलेक्शन के सट्टेबाजी रिपोर्ट्स जो आ रही थी कि बीजेपी दोनों एमपी और राजस्थान में जीतेगी। इलेक्शन के समय पे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, मार्केट्स ने ये नैरेटिव बहुत अच्छी तरह से कर लिया। आज भी सुबह-सुबह मार्केट अच्छी तरह से खुला था क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज की एक बम्पर लिस्टिंग हुई। लेकिन कहीं न कहीं देखिए मार्केट में मुनाफा वसूली आई है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 3 तारीख को फाइनल इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से मार्जिन ऑफ विक्ट्री बीजेपी को मिलती है, और अगर कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कल की जो बड़ी रैली थी वो फिज़ल आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ा-सा वापस अभी कॉशियस हो चुका है। शाम को एग्जिट पोल आएँगे तभी थोड़ा-सा आंकड़ों के ऊपर सबकी नज़रें जाएँगी और वही मार्केट को आगे डायरेक्शन और दिशा देगा। लेकिन अभी जो आया है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर एक्सपायरी का प्रेशर है। आज एक्सपायरी है, तो एक्सपेक्टेड था कि वोलेटिलिटी होगी। मुझे तो लग रहा था कि सेकंड हाफ में वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, मुनाफा वसूली आएगी, लेकिन फर्स्ट हाफ में ही आई है। तो आगे हमको देखना पड़ेगा कि दोपहर में किस प्रकार की फॉलो अप बाइंग आती है। अदरवाइज़ कल के मुकाबले में आज हो सकता है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आज फ्लैटिश बंद दे। लेकिन जो भी मार्केट का डायरेक्शन आगे आएगा वो प्योरली 3 दिसंबर के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज आएगा तो आपको मंडे को शायद गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल। तो अब नज़र रहेगी यहाँ पर चुनाव के नतीजों में, किस तरह के नतीजे आते हैं और उस पर अब आगे बाज़ार रिएक्ट करेगा। तो चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, उससे जुड़े जो भी अपडेट है, पॉलिसी लेवल्स पर भी हमारी नज़र यहाँ पर बनी रहेगी। तो अब यहाँ से चुनाव का असर रहेगा, लेकिन आज क्योंकि एक्सपायरी का पूरा का पूरा प्रभाव दिख रहा है बाजार पर। हल्की रिकवरी देखिए यहाँ से करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, लेकिन जैसा कि अविनाश जी कह रहे थे कि आज फ्लैटिश क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमें सोशल मीडिया पर सवाल आ रहे हैं और पहला सवाल ट्विटर पर आया लखनऊ से सुमित मिश्रा जी का। उदयपुर सीमेंट पर इनका सवाल है, 250 शेयर्स इन्होंने 42 रुपए पर लिया हुआ है। छोटी सीमेंट कंपनी है और इन्होंने इनकी जो खरीद लग रही है वो भी काफ़ी पहले की नज़र आ रही है, क्योंकि 42 के लेवल्स तो काफ़ी पहले के थे, उसके बाद एक करेक्शन आया और वो लेवल्स अब दोबारा नज़र नहीं आ रहे हैं। अविनाश जी, क्या इस कंपनी को ट्रैक करते हैं आप? उदयपुर सीमेंट कैसी लग रही है? वैसे तो मामूली नुकसान हो रहा है, इन्हें बने रहने की सलाह देंगे या फिर कोई और स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया 12 से 15 महीना है, तो सीमेंट सेक्टर में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट में सीमेंट के लिए आएगी और यहाँ पे उदयपुर सीमेंट ने अभी हाल ही में एक्सपेंशन का प्रोसेस शुरू किया है, तो इसको एक्सपेंशन का भी बेनिफिट मिलेगा। सीमेंट के प्राइसेस डेफिनिटली नॉर्थ इंडिया में बढ़ रहे हैं, सेंट्रल इंडिया में बढ़ रहे हैं, जहाँ पे उदयपुर सीमेंट काम करता है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इनको अगर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम ये दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इनको इस शेयर से मिल सकता है। थोड़ा-सा इंतज़ार करें, छोटी कंपनी है, लेकिन जिस प्रकार से अभी माहौल बन रहा है, मेरे ख्याल से छोटे से मीडियम और लार्ज कंपनीज़, सारी कंपनीज़ ऑपरेट वर्चुअली पीक लेवल पे कर रही है, प्राइसिंग भी अच्छा है। तो अगले 6 महीना मेरे ख्याल से डेफिनिटली सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ओनली थिंग इज़ यहाँ पे कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम देके यहाँ पे पोज़ीशंस होल्ड करें, तो ही इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल। तो ये है राय, उदयपुर सीमेंट पर बने रहने की आपको सलाह, यहाँ पर आगे बेहतर संकेत मिल सकते हैं। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। रविंद्र हैं कोल्हापुर से और इनका रविंद्र जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। आज कोइंसिडेंस से योगायोग से अविनाश गोरक्षर साहब थे, वो हु गाइडेड मी देन ओ 2014 में जी ये बजाज फाइनेंस के बारे में। ठीक और है। मेरे पास 70 रुपए के 100 शेयर थे, 70 रुपए के हिसाब से 7,000 रुपए के। जब वो स्प्लिट और बोनस हुआ तो मेरे पास 1,000 शेयर हो गए। बाद में मैंने उनको पूछा, वो बोले अच्छा स्टॉक है, रख दीजिएगा। तो मैंने बाद में ज्यादा फंड न डालने के सिवाय डाइवर एल&टी मेरे पास 500 है, टीसीएस मेरे पास 300 है, ग्रासिम 200 है, ऐसे बजाज ऑटो 100 है। ठीक है, ऐसे ठीक है, करके मैं डाइवर्सिफाइड करके रख दिया। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आपके जो अहम स्टॉक है बजाज फाइनेंस पर एक नज़रिया अविनाश जी से ले सकते हैं। और अविनाश जी 2014 में आपकी सलाह पे इन्होंने जैसे बता रहे हैं कि बहुत निचले स्तर पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री ली और आज इनको ज़बरदस्त मुनाफा होता हुआ, बताइए क्या करना चाहिए? यहाँ ग्राफिक्स में हम करेक्शन करेंगे, उन्होंने 70 रुपये का भाव बताया था। आई थिंक मुझे लग रहा है कि देखिए प्रशांत, पहली बात तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि 2014 और अब 2023 है, तो इतने समय के बाद कोई इन्वेस्टर मुझे थैंक कर रहा है, तो अच्छा लगता है। देखिए हमारी राय तो ऑलवेज लॉन्ग टर्म होती है, बट 70 रुपीज में इन्होंने खरीदा है, तो मेरी राय में देखिए अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा है। और हालांकि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, पूनावाला फाइनेंस, जियो फाइनेंस, ये सारे कॉम्पिटिंग प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस का जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी खासी इनको कमाई मिलेगी, अच्छा ग्रोथ अगले 1.5-2 साल तक चलेगा। अगर ये चाहे तो इनकी 130 की क्वांटिटी है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल करके थोड़ा सा जो कैपिटल बचता है वो कोई दूसरे शेयर में डाल सकते हैं, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसके बाद बड़े स्टॉक्स में मेरे ख्याल से आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा है। क्योंकि देखिए नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करता है कि अपने शेयर्स कभी बेचते ही नहीं, लेकिन अगर ये कैपिटल निकाल के अपना प्रॉफिट अगर कोई दूसरा शेयर में डालते हैं तो आगे इंक्रीमेंटल गेन्स के लिए उनको और अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि 7,000 का बजाज फाइनेंस अभी शायद 15,000 2 साल में नहीं हो, बट डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई हो गई, तो प्रॉफिट्स कैन बी डाइवर्टेड टू अदर स्टॉक्स जहां पे उनका कैपिटल आगे भी बढ़ता है।
इनके दो और स्टॉक पे इनको राय जाननी थी, L&T और ग्रासिम। हालांकि बहुत सारे और भी स्टॉक उन्होंने गिनाए, लेकिन L&T और ग्रासिम पे ज़रा बताइए क्या नज़रिया आपका बन रहा है। क्या चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय से होल्ड किए हुए हैं, तो क्या आगे नज़रिया आपका कहता है? देखिए L&T में मुझे लग रहा है कि हमारा जो फेयर वैल्यू है वो करीबन 3,400 रुपया बनता है, और एक इसका मेन कारण है कि देखिए इनकी ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे है। Q2 के नंबर्स अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, ये कॉम्बिनेशन L&T में है। लग तो रहा है कि डेफिनेटली अगर ये 12-18 महीने का व्यू पॉइंट रखते हैं तो इनको डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट यहाँ पे होल्ड करें। इनका वैसे भी कॉस्ट निचले लेवल का है, तो इनको कोई मार्केट की वोलेटिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और तीसरा शेयर इन्होंने कौन सा बोला था? ग्रासिम। ठीक है, तो ग्रासिम प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक होल्डिंग कंपनी है जो बेसिकली अल्ट्राटेक की मेन पेरेंट कंपनी है, और जिस प्रकार से ग्रोथ अभी इनके सीमेंट बिजनेस में आ रहा है और बाकी दूसरे बिजनेसेस में आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करें। देखिए बहुत समय के बाद ये स्टॉक चला है। अभी ग्रासिम ने पेंट के बिजनेस में भी एंट्री कर दी है, तो आने वाले 1-2 साल में ये बिजनेस भी काफी बड़ा स्केल अप करेगा। तो यहाँ पे भी होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि होल्डिंग कंपनी थोड़ी सी लेस पी मल्टीपल कमांड करती है, लेकिन जो बिजनेसेस ये कमांड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 1.5-2 साल ये होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी कमाई हुई। तो अगर इनको कैपिटल की जरूरत नहीं है तो आई वुड प्रेफर दैट ही होल्ड ऑन। तो आपके स्टॉक पर एक बेहतर राय आपको मिली है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बेहतर सलाह के आधार पर जो हैं वो निवेशित रहते हैं, और ज़बरदस्त मुनाफा आपको इस अच्छी सलाह का, अविनाश जी की सलाह का फ़ायदा मिला। और वाकई आगे भी आपको जो भी राय जाननी होगी आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके तमाम शंकाओं का समाधान करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाटा टेक की बम्पर लिस्टिंग हुई, हमने एक स्पेशल कवरेज भी आपको दिखाई, और लिस्टिंग के बाद हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने टाटा मोटर्स के CFO PB बालाजी से खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। So many thanks for speaking to us. It's a big day for Tata Technologies and the whole Tata Group as well. After 2 decades, this first listing is happening. First off, I would like to begin by asking you, अगर हम सबसे पहले आज के लिस्टिंग की बात करें, काफ़ी बम्पर लिस्टिंग रही है। 1200 पे लिस्ट हुआ था और 1400 तक लिस्ट इसका स्टॉक प्राइस गया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, एक नेट डेट गोल जो है वो क्या रहेगा टाटा टेक के लिए? टाटा टेक इज नेट कैश, तो उसमें कोई नहीं। नेट डेट टारगेट जो हमने दिया है वो टाटा मोटर्स के लिए दिया है, एंड दैट इन डोमेस्टिक टाटा मोटर्स वी विल बी नेट डेट फ्री बाय एंड ऑफ दिस ईयर, एंड JLR में द नेट डेट विल go to zero next year, will be net cash by end of next year. So as a group we should be done and dusted by end of next year overall. So अगर टाटा मोटर्स की बात करें, एक मेजॉरिटी होल्डिंग क्या आप मेंटेन करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज में? See, currently we have about 55%, 55% का हमारा इसमें stake है, and we intend to keep it that way. There's no plans for any further dilution at this point in time. अगर कोलैबोरेशन की बात करें, टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजी का जो सिनर्जी है किस तरह से काम करेगा आगे चलकर? सी, टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे लिए एक खास वेंडर है, जो हम प्रमोटर भी है उसका, मगर उसका स्ट्रेटेजिक वेंडर भी है। सो वी वर्क विद देम ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। इलेक्ट्रिफिकेशन एक है, हमारा IT सिस्टम्स वो चला रहे हैं, डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी वो एग्रेटा जो बैटरी बिजनेस है उसमें भी उनको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो करना है वो भी उसमें करेंगे। तो इसका फुल फ्लेजेड एक्सटेंडेड रिलेशनशिप है, दैट विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन, बिकॉज व्हीकल प्रोग्राम्स वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन व्हीकल्स, सो टाटा टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम दैट, बट वी विल बी एन एंकर क्लाइंट फॉर देम, and they are free to work with anyone else, and therefore they'll continue to keep diversifying. So one thing which Tata Technologies will be on to is, as much as they'll work with us, they'll also grow their business in other verticals as well. So we are comfortable with the way it's going. So this year किस तरह के EV लॉन्चेस हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स के लिए, और किस तरह से आप एग्रेटास के साथ कोलैबोरेट करने के लिए देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर कुछ बता सकें? EVs हमने बोला है कि by 2025 10 new EVs will be there in Tata Motors, from Tata Motors, and उसका plans जारी है, and वो चलेगा, वो अपने आप launch होएगा, and but by that time we hope penetration of EVs in our portfolio will be about 25 to 30% of our sales will come from EVs, and उसके बाद जो plans है उसके लिए Agratas का battery supplies become very important. So we will be sourcing almost 70% of our batteries both in Tata Motors and in JLR from Agratas, और उसके लिए प्लान्स वो भी बना रहे हैं, एंड जो फैक्ट्री जो खड़ा कर रहे हैं उसके लिए सप्लाईज विल स्टार्ट फ्रॉम 26-27 दैट टाइम पीरियड.
So that's a very important part of us continuing our EV journey. So it's a fully integrated plan similar to what we're doing at Tata Technologies as well. आखिरी सवाल सर, हमारा एक एम्बिशियस टारगेट है इंडिया का 2030 तक 30% ईवीज रोड पर होनी चाहिए। क्या लगता है हम अभी ऑन ट्रैक है इस गोल को कंप्लीट करने के लिए? See, we are now in 2023. Already 13% of my portfolio is in EVs. 30% is not a problem. We'll get there. थैंक यू सो मच सर एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, तो ये आप टाटा टेक के मैनेजमेंट से बात सुन रहे थे। ये आईपीओ के बाद हमने खास बातचीत की, तमाम पहलुओं पर आपके सामने मैनेजमेंट की राय रखी। अब चलिए कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। हमारे साथ नोएडा से अगले दर्शक जुड़े हैं, रॉबिन कुमार। रॉबिन नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरे पास में नेटवर्क के 17 शेयर हैं 877 रुपए, और दूसरा शेयर है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के 50 शेयर हैं 167 पे हैं। क्या ये इसमें एवरेज करना और सही रहेगा? क्या इसका ये लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, एवरेज कर सकते हैं इसमें? और जानना चाहता हूँ। ठीक है, बिग ब्लॉक तो आपकी फिलहाल की ही खरीद लग रही है। इस स्टॉक को हम जल्दी ट्रैक भी नहीं करते क्योंकि काफ़ी इलिक्विड स्टॉक है, मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन तेजस नेटवर्क पर पहले आपको राय दिलवा देते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे आपके दूसरे स्टॉक के बारे में। तेजस नेटवर्क 17 शेयर्स 877 पर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, और यहाँ पर हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। स्टॉक में भी शायद हाल फिलहाल की खरीद है, थोड़ा ऊपरी स्तर पर इन्होंने एंट्री कर ली होगी स्टॉक में। अविनाश जी, तेजस में क्या करें, अभी नुकसान में है ये? पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए तेजस नेटवर्क में अगर इनका नजरिया पैसा बनाना है तो कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखे, क्योंकि पहले तो इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है। करीबन 4.5-5 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, प्लस ये अभी टाटाज ने यहाँ पे करीबन 25% स्टेक यहाँ पे खरीदा है। तो डेफिनेटली नैरेटिव और स्टोरी जो है कंपनी की बहुत बढ़िया है। प्लस जिस प्रकार से अभी 5G रोल आउट हो रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 2-3 साल 5G रोल आउट के लिए इनका कैपेक्स मोड में सारे टेलीकॉम कंपनीज रहेंगे, तो इनके लिए बिजनेस बहुत बढ़ेगा। प्लस ओवरसीज इंक्वायरीज काफी अच्छी आ रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए क्लियरली आई थिंक अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने काफी अच्छी निचले लेवल से स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया था। तो अभी इस लेवल से कोई शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। बट हाँ, अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू एज वेल एज जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अगले 1.5-2 साल के लिए बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना है, आई थिंक थोड़ा पेशेंस तो ही यहाँ पे पैसा बनेगा। तो होल्ड करने की राय, पर टाइम फ्रेम 1.5-2 साल रखें। अब खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और यह है ऑप्शन का चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर हम देखें तो मुझे HUL काफी अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन कर दिया है और एक रेजिस्टेंस अराउंड 2530 के आसपास जो कि वो सरपास किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, तो वुड रिकमेंड कि यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग करें। दिसंबर सीरीज में जो 2540 की जो कॉल है वो बाय करें इन द रेंज ऑफ 4750। स्टॉप लॉस इसमें 27 का रहेगा, टारगेट 89 के रहेंगे। एज पर स्टॉप लॉस मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है दैट इज अराउंड 7000 और प्रॉफिट पोटेंशियल 11700 तक के हैं। ये है स्नेहा जी की ऑप्शन की रणनीति। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी, HUL पर उन्होंने तमाम लेवल्स आपको बता दिए। और आपको बता दें कि ऑप्शन की दुनिया में 90% लोगों को नुकसान होता है, तो बहुत सोच समझकर निवेश करें। सेबी का डिस्क्लोजर आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। व्हाट्सएप के जरिए भावेश जो कि सूरत से हैं, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इन्होंने IEX पर अपना सवाल पूछा है। 158 शेयर हैं इनके पास और 1275 की खरीद है। बहुत ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है। रवि सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? जी बिल्कुल प्रशांत जी, मिल रही है। ठीक है, IEX पर जरा राय दीजिए। हालांकि मुझे थोड़े लेवल्स को लेके आशंका है। 1275 का लेवल इन्होंने बताया है, ज़रा बताइए। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा लेवल्स में चूक हुई है। शायद 127
या 150 ऐसा कुछ? ठीक है, ठीक है, 127 रुपये 50 पैसे। जी हाँ, ये लेवल्स हैं आईएक्स एनर्जी के। क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल थोड़ा सा बॉटम आउट ये स्टॉक हो रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत लंबे समय पे इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट अभी आने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार करंट लेवल जो 143 145 के पास है, यहाँ पर एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए और दूसरे स्टॉक की तरफ मूव करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म विजन भी है तो भी मुझे लगता है किसी दूसरे स्टॉक की तरफ जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है, उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, इससे प्रॉफिट कर लें, मुनाफा निकाल लें। ठीक है, तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। हरियाणा से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रमेश। रमेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास पीसी ज्वेलर्स है अराउंड 7 या 8 सालों से। 199 के रेट पे मैंने लिए थे 250 शेयर्स। तो मुझे इसका स्टेटस जानना है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये काफी लॉस में चल रहा है अभी फिलहाल। क्या फ्यूचर है इसका, ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। राइट, नुकसान तो आपको काफ़ी हो रहा है। मेरे ख्याल से गिरावट में आपने एंट्री लेने की कोशिश की, वहाँ से भी स्टॉक चल नहीं पाया। और जैसा कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि कंपनी के साथ दिक्कतें भी है, नतीजे भी नहीं अच्छे आ रहे हैं और नुकसान काफ़ी हो रहा है। अविनाश जी क्या करें? करीब 40,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। 199 पर इन्होंने लिया हुआ था। कुछ आसार हैं रिकवरी के स्टॉक में, पीसी ज्वेलर्स में, या फिर नीति थोड़ी इनको बदलनी चाहिए? कोई और स्टॉक इन्हें सुझाइए जहाँ से पर इनका जो नुकसान है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। पहली बात तो देखिए, जो 8 साल से ये स्टॉक पकड़ रहे हैं, मुझे पता है इन्होंने 199 रुपीज में इन्होंने बोला खरीदा है। देखिए, कभी भी कोई भी स्टॉक में आपको ना पोजीशंस रेगुलरली मॉनिटर करनी पड़ती है। 8 साल तो बहुत लंबा समय होता है। पीसी ज्वेलर की बात करें तो देखिए रिजल्ट्स तो खराब थे ही, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हाल ही में हमने रिपोर्ट सुने कि बैंकों ने इनके सारे एसेट जब्त कर दिए और प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है। तो इस लेवल से अभी पैसा कमाना इस शेयर में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मार्केट में एक बार कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है तो बहुत समय लगता है उस शेयर को वापस रीरेट करने के लिए, लोगों का विश्वास और इन्वेस्टर्स का विश्वास वापस जीतने के लिए। तो यहाँ से तो निकलना ही ठीक रहेगा। हालांकि इनका लॉस काफी बड़ा है। मैं इनको यही कहूंगा कि आगे जब भी आप कोई शेयर खरीदें तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करें। 8 साल का टाइम फ्रेम बहुत लंबा होता है। आप शायद पहले निकल जाते तो शायद आपका लॉस काफी कम होता। लेकिन अगर आपको निवेश करना ही है तो अच्छी क्वालिटी कंपनीज में निवेश करिए। जैसे हमने हमारे इस ईटी नाउ स्वदेश के चैनल पे कहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसके बाद महिंद्रा है, एल&टी है। ऐसे कंपनीज में पैसा लगाए जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, प्रमोटर्स भी क्लीन है और आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। पैसा जरूर बनेगा, लेकिन ऐसे पेनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहे। तो एक बेहतर सलाह मिलती हुई अविनाश जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। कल्पना ठाकर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुंबई से। कल्पना जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास प्रेस्टीज एस्टेट के शेयर हैं। मैंने 2021 में लिए हैं। 80 शेयर है 341 पे। मुझे लॉन्ग रखना है तो उस पर थोड़ा रिव्यू चाहिए सर का। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली है और आज हम देख रहे हैं कि आज भी स्टॉक जो है वो 3% ऊपर है। आपको अच्छा खासा मुनाफा इसमें होता हुआ। रवि, क्या करना चाहिए प्रेस्टीज स्टेट में, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए इस समय प्रशांत जी अच्छी जगह पे मैम ने खरीदा है और एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर अभी जारी है। फिलहाल इस स्टॉक की अगर अपसाइड मोमेंटम को देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स को यहाँ पर अगर फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 1050 ये लेवल जल्दी आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप चाहे तो आप इसमें एक मुनाफा अगर बुक करना चाहती हैं तो आप उसके बारे में सोच सकती हैं, नहीं तो 950 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, प्रॉफिट और बढ़ने वाला है। और 1050 के लेवल आने के बाद ईटी स्वदेश पे फिर से क्वेश्चन पूछिएगा और आप फॉलो अप रखेंगे तो बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, तो ये है सलाह प्रेस्टीज एस्टेट्स पर। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास महाराष्ट्र से ब्रह्मानंद जी ने कॉल किया है हमें। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए सवाल अपना। हाँ, मेरे पास कल्याण ज्वेलर से 334 रुपए से लिया था 149 शेयर। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता हूँ, तो आपकी सलाह चाहिए।
ठीक है, अविनाश जी सलाह दीजिए। एक और ज्वेलरी स्टॉक पर सवाल आया है, कल्याण ज्वेलर्स 334 पे लिया है, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये कंपनी सही है? देखिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए ज्वेलरी स्पेस में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का गेम है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है। ऑलमोस्ट शेयर 2 गुना या 3 गुना होने के बाद इन्होंने शेयर खरीदा है। तो अभी अगर इनको इस शेयर से इस लेवल से पैसा बनाना है तो कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, इनका रिटेल नेटवर्क भी काफी बड़ा है। बट इस लेवल से अगर पैसा बनाना है तो 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम दे दीजिए, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ को बढ़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में ऑलमोस्ट 3 गुना ये शेयर हो चुका है। तो इस लेवल से खरीदने का अगर आपको अल्फा या रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो मिनिमम 2 इयर्स का रिटर्न टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, प्लस ब्रांडेड ज्वेलरी में ये काफी अच्छा इनका डोमेस्टिक प्रेजेंस है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। अगर पैसा बनेगा तो अगले 1.5-2 साल में ही बनेगा। तो ये नज़रिया आपको मिलता हुआ अविनाश जी की तरफ से। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनको हम जोड़ते हैं और उनका सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है। टाटा मोटर्स के इनके पास 150 शेयर हैं और ये सवाल हम तक पहुंचाया है जिन्होंने उन्होंने खरीद जो की है वो 80 रुपए के भाव पे की है। विकास है, हालांकि शहर का नाम उन्होंने नहीं भेजा हम तक। टाटा मोटर्स के 150 शेयर 80 रुपए के भाव पे, बहुत पहले की खरीद, 2005 के आसपास की खरीद इनकी लगती है। चलिए देखते हैं कि इस पर क्या नज़रिया बनता है। अविनाश जी आप ही बताइए, टाटा मोटर्स 80 रुपए पे खरीदा है, हालांकि लगातार एक पॉजिटिव अप्रोच ऑटो सेक्टर पर रही है तमाम आप एक्सपर्ट्स की। नहीं बिल्कुल, देखिए 80 रुपए में तो इन्होंने बहुत ही पहले खरीदा है। इनको अच्छी तरह से बहुत अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेनिफिट मिल रहा है। और अभी देखिए, अभी टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट आप ही के चैनल पे आए थे, वो क्लियरली कह रहे थे कि अगले 2 साल में टाटा मोटर्स नेट कैश पॉजिटिव बनेगा। जेएलआर का धंधा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डोमेस्टिक ईवी मार्केट में भी इनके ऑलमोस्ट 10 नए मॉडल अगले 2 साल में आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो आराम से मैं समझता हूँ कि 775, 800 अगले 12 से 18 महीने में स्टॉक का फेयर वैल्यू बन सकता है। नंबर्स बहुत तगड़े आएंगे। इस साल हमारा मानना है कि पिछले साल करीबन 2000 करोड़ का घाटा टाटा मोटर्स ने किया था, इस साल करीबन 16,000 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है और उधर से भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा रहेगा। तो आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड। अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो अगले 12-18 महीने में और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और री-रेटिंग पॉसिबल। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा मोटर्स पर। अब अगला सवाल हमें अगले दर्शक हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, नवीदुल रहमान जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सवाल है न्यूरेका लिमिटेड पे। मैंने करीब लास्ट ईयर लिए थे ये। मैंने 100 शेयर्स लिए, एवरेज आउट किया है। कोई वजह किसी से सलाह किसकी? जी एक्चुअली किसी की सलाह पर आपने ये स्टॉक लिया था क्या? जी स्टॉप लॉस नहीं दिया था और मैं उनको काफी फॉलो भी करता हूँ। देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग हिज नेम, बट आपके चैनल पे भी हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो मैंने एवरेज आउट किया, 762 की कॉस्ट हो गई और ये लास्ट ईयर अगस्त के लिए हुए मेरे हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे एवरेज करता रहा। फिर मैंने सोचा कि अब कितना एवरेज करूंगा, तो मैं रुका हुआ हूँ, अभी क्या करूँ आगे इसमें। राइट, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया आपने। चलिए, न्यूरेका लिमिटेड, वैसे काफ़ी सारे दर्शकों के इस बीच सवाल आए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इस स्टॉक में तो हर लेवल पर गिरावट ही आई है। आपने भी गिरावट में एंट्री लेने की कोशिश की, वहाँ से भी ये स्टॉक नहीं चल पाया। 2000 के पास ये स्टॉक आ चुका था, वहाँ से स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। रवि, क्या सलाह देंगे न्यूरेका लिमिटेड पर? एवरेज करते करते अब इनकी कॉस्ट 762 के पास आ चुकी है और 100 शेयर्स हो चुके हैं इनके पास। अभी क्या करें? कुछ उम्मीद है रिकवरी की? थोड़ा और एवरेज करने की सलाह देंगे या फिर निकल जाएं स्टॉक से? क्या राय होगी आपकी? देखिए, काफी पुराना इन्होंने होल्ड कर रखा है और इस समय पूजा जी मैं देख रहा हूं तो 2022 जनवरी, यानी जनवरी 2022 में ये स्टॉक 2100 रुपए का था। उसके बाद 329 रुपए तक का लो मारा है और अभी भी गिरावट के ट्रेंड में है। तो मैं थोड़ा सा इनसे कहूंगा कि यहाँ पर मैं आपको रिस्क दिला रहा हूं, लेकिन इस बार चूक मत करिएगा, स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा, क्योंकि पुल बैक आया तो आपको थोड़ा लॉस जो है वो कम हो जाएगा। कोशिश हो कि शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिकवरी मिल जाए, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो बिल्कुल काट दीजिएगा, नहीं तो ये वापस से
250 की सीरीज में आ जाएगा। अब स्टॉप लॉस आपको क्या फॉलो करना है, 330 रुपए का आप नोट कर लीजिए प्राइस। क्लोजिंग स्टॉप लॉस जिस दिन 330 के नीचे बंद हो जाता है एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो 250 पे आएंगे फिर वापस सवाल पूछेंगे, लॉस बड़ा हो जाएगा। अब रिकवरी की बात करें, अब रिकवरी अगर आपको यहां पर दिखती है, एक बार 450 के आसपास तक अगर रिकवर करके बाउंस बैक करके टेक्निकली थोड़ा सा आता है तो वहां पर एक बार आपको वापस राय लेनी होगी, नहीं तो एग्जिट करके आप दूसरे स्टॉक की तरफ मूव करिएगा, यही थोड़ा सा आपको बचा सकता है, बट लॉस तो थोड़ा सा यहां पर रहेगा। यहाँ पर आपको एक खास रणनीति सुझाते हुए रवि जी, उम्मीद है कि आपके काम आए। बढ़ते हैं आगे, अगली कॉलर को जोड़ते हैं। दिशा हैं आगरा से। दिशा जी गुड मॉर्निंग, पूछें क्या जानना चाहती हैं? Sir, good morning. Sir, I have EIL Engineers India Limited 5,000 shares at the rate 127. ठीक है, कब तक रुक सकती हैं, कोई नजरिया आपका? जी सर, शॉर्ट टर्म 6 to 12 months. ठीक है, ठीक है। 12 मंथ तो खैर बड़ा लंबा नजरिया हो गया। चलिए आपको एक राय दिलवाते हैं। अविनाश जी बताइए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 6 और 12 महीने, क्या नजरिया आपका बन रहा है? 127 रुपए पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। ये मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए कि देखिए, इंजीनियर्स इंडिया एक बहुत वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर में काम करता है। प्लस इनकी डिविडेंड पॉलिसी भी बहुत लिबरल है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, काफी कैश कंपनी के पास में है। और जिस प्रकार से तेजी हम PSU स्टॉक्स में देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी स्टॉक में अच्छी रेटिंग के लिए जगह है। हालांकि इनको कम से कम और 15 महीना यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, तो करीबन 170-180 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें। 70 से 180 तक के लक्ष्य आगे आपको नजर आ सकते हैं, तो फिलहाल आप स्टॉक में बने रहिए। आपने अच्छे लेवल पे एंट्री भी ली है, तो फिलहाल किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं। ये हमारे साथ भोपाल से ही जुड़े हैं विकास जी। विकास जी नमस्कार, अपने सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास कोल इंडिया के 3200 शेयर हैं। हेलो हेलो जी जी हेलो, या कोल इंडिया के 3200 शेयर हैं 178 रुपीज के हिसाब से। ये मैंने 19/4/2020 में लिए थे। हेलो, अच्छा जी जी, और कोई स्टॉक भी आपके बताना पास? चाहता हूँ। हेलो 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 हेलो, हाँ, इसमें ये डिविडेंड विकास जी आप हम सुन पा रहे हैं आपको, आप 3 साल में। हेलो, हाँ, कोल इंडिया का डिविडेंड जो है पिछले 3 साल में 3.25 लाख रुपए तो इन्होंने मेरे को डिविडेंड दे दिया है, लेकिन ये डिविडेंड ही अच्छा है या इसका रेट भी बढ़ेगा, ये थोड़ा जानना था। और दूसरा शेयर मेरा ब्रिगेड इंडिया, इसके 1050 क्वांटिटी है, 144 रुपीज के हिसाब से। ठीक है विकास जी, पहले तो मुबारकबाद देना चाहेंगे आपको, बेहतरीन स्टॉक सिलेक्शन। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने समय दिया, अच्छे प्राइस लेवल्स पर आपने एंट्री की, उसके बाद समय दिया, बाजार के उतार चढ़ाव में भी पोजीशन से हटे नहीं, और देखिए अब उसका फायदा बाजार की तेजी में कोल इंडिया भी काफी अच्छा चला। हाल फिलहाल में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में भी शानदार तेजी देखने को मिली, और क्लियरली इसका मुनाफा भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो उसके लिए तो पहले मुबारकबाद। रवि जी सलाह दीजिए, कोल इंडिया, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, एक में 5 लाख से ज्यादा का मुनाफा हो रहा है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में 6 लाख से ज्यादा का मुनाफा हो रहा है, अभी क्या करें दोनों ही स्टॉक्स में? देखिए, मैं देख रहा था पूजा जी ये कह रहे थे 3 लाख का डिविडेंड दिया और स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा। 3 साल में स्टॉक 171% चल चुका है कोल इंडिया, और अभी भी डिविडेंड का तो मजा देगा ही देगा, और साथ में स्टॉक भी चल रहा है। तो पार्शियल प्रॉफिट अगर जरूरत है आपको, आपके फैमिली की कोई रिक्वायरमेंट है या आपको कुछ ऐसी जरूरत है, तो बिल्कुल थोड़ा सा पार्शियल मुनाफा वसूली कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉक को चलने दीजिए। स्टॉक का टारगेट लॉन्ग टर्म 420 रुपए का है, और अभी भी यहां से अपवर्ड मोमेंटम में रहेगा। तो ये ऐसा स्टॉक है जिसको भी ये लॉन्ग टर्म निवेश करना, उसकी लिस्ट में ये स्टॉक जरूर रहता है। दूसरे स्टॉक की बात करें, वो भी आपका काफी अच्छा है, मोमेंटम यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ ही अभी चल रहा है, डेली पे भी अच्छा पैटर्न दिखा रहा है, तो मुझे लगता है अभी कंटिन्यू करिए। 850 और 900 के आसपास के लेवल आपको आने वाले समय देखने को मिलेंगे, तो जल्दबाजी मत करिए। दोनों स्टॉक आपके बल्ले बल्ले है, होल्ड करके रखिए, और ईटी स्वदेश को फॉलो करते रहिए, समय समय पर पूछते रहिए।
तो ये राय आपको मिलती हुई। चलिए, अगले जो दर्शक हैं उन्होंने फेसबुक के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। नाम हसमुख है, चेन्नई से इन्होंने अपना सवाल हम तक भेजा है। पेट्रोनेट एलएनजी के 1000 शेयर इनके पास हैं, 201 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल ये स्टॉक। चलिए, आगे का नजरिया क्या होना चाहिए ये अविनाश जी से जानते हैं। अविनाश जी बताएं, पेट्रोनेट एलएनजी क्या नजरिया बन रहा है? ये देखिए, मुझे लग रहा है कि पेट्रोनेट एलएनजी में लंबी अवधि के लिए पोटेंशियल काफी अच्छा है। एलएनजी स्पेस में ये बहुत बड़ा प्लेयर है और जिस प्रकार से इन्होंने अभी एक्सपेंशन प्लान किया है, मेरे ख्याल से अगले साल 1.5 साल में इसका वॉल्यूम का बेनिफिट भी इनको मिलेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। मैं समझता हूं कि अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो यहाँ पे होल्ड करिए, अच्छा पैसा बनेगा, बट प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई जल्दबाजी ना करे, बट डेफिनेटली साल 1.5 साल में अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलने का पोटेंशियल। तो ये नज़रिया आपके स्टॉक पे बने रहने की आपको सलाह, लंबी अवधि के लिए यहाँ पर बने रहें तो आपको बेहतर जो है वो रिटर्न मिलेंगे। चलिए, अगर हम एक बार बाजार का रुख करें उससे पहले अपने दोनों एक्सपर्ट्स को शुक्रिया करेंगे। अविनाश जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल बाजार को अगर हम देखें तो 20,000 के ऊपर किस तरह टिकने में कामयाब, लेकिन कमज़ोरी बाजार में नज़र आई। निफ्टी बैंक में भी 200 अंकों से ज़्यादा का प्रेशर यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा, हालांकि अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो लगभग बराबरी पे 1054 स्टॉक हरे निशान में कारोबार करते हुए और 1127 स्टॉक ऐसे हैं जो कि इस वक्त दबाव में कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं।